नमस्कार, सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। आज वाच्य की क्लास लेकर हम आपके सामने आए हैं और ये वाच्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इनमें से कहीं ना कहीं से कोई ना क्वेश्चन आ ही जाता है, वाच्य के बारे में पूछ ही लेता है। और हाई स्कूल में भी ये चैप्टर जोड़ा गया है, तो हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाच्य हम शुरू करते हैं। पहले वाच्य की परिभाषा। वाच्य क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे क्या वाच्य कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। वाच्य की परिभाषा। वाच्य की परिभाषा। जिस वाक्य में क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय, वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय, क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है, कर्ता है या कर्म है या भाव है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य और 3 भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। अब वाच्यों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो नंबर 1 पहचान में है, कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति का भी होता है, कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह भी लगा होता है। पहचान कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति का हो सकता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति
ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है, लगा होता है। कर्ता या तो बिना विभक्ति का होगा और विभक्ति के साथ में, कर्ता है साथ में, या फिर ने विभक्ति चिन्ह लगा होगा। नंबर दूसरा, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा के स्थान पर, से या के द्वारा के स्थान पर ने विभक्ति, ने विभक्ति का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। से या के द्वारा के स्थान पर ने विभक्ति का प्रयोग होता है। नंबर 3, कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक के साथ, कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक, मतलब मुख्य क्रिया जो होगी वो सकर्म होगी और उसके साथ जाना के साथ, के साथ जाना क्रिया का जो लिंग वचन, लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप से जुड़ा होता है। वचन कालानुसार मतलब काल के अनुसार रूप से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। नंबर 4, चौथा पहचान है भाववाच्य में कर्ता के साथ, भाववाच्य में कर्ता के साथ, भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है, कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है, से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है। 5वां नंबर है भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। अन्य पुरुष होगा, पुल्लिंग होगी और पुल्लिंग एक वचन, एक वचन में होती है, एक वचन में होती है। तो ये पहचान थी कि कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति का हो सकता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है। नंबर 2, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा के स्थान पर ने विभक्ति का प्रयोग
होता है। नंबर 3, कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक, इसमें क्रिया होती है मुख्य वाली सकर्मक के साथ जाना क्रिया का लिंग वचन और काल के अनुसार उसमें जुड़ी होती है। भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह लगा होता है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होती है। चलिए अब देखते हैं पहला कर्तृवाच्य। नंबर 1 कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता वाच्य के उद्देश्य के रूप में, जिस वाक्य में कर्ता वाक्य के उद्देश्य के रूप में, वाच्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान हो, रूप में विद्यमान हो, काय के रूप में, उद्देश्य के रूप में, अर्थात जहां क्रिया द्वारा कही गई बात का, अर्थात जहां क्रिया द्वारा कही गई बात का, क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, मुख्य विषय कर्ता हो, वहां कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य होता है। देखो इसमें सीधी सीधी परिभाषा क्या है कि जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हो, जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हो तो वहां कर्तृवाच्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हो, जैसे जैसे यहां लिख लेते हैं नोट करके, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, वहां कर्तृवाच्य होता है। सीधी सीधी पहचान है इसकी। सीधी सी पहचान क्या है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे देखो, जैसे मोहन कार चलाएगा, कार चलाएगा, मोहन कार चलाएगा। तो मोहन कौन है? कर्ता है। कार क्या है? कर्म है। और चलाएगा क्रिया है। तो क्रिया किसके अनुसार? मोहन चलाएगा, मोहन पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग लगी है। मोहन एक वचन है, क्रिया एक वचन लगी है। तो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया है तो वहां कर्तृवाच्य वाक्य होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। थोड़ी सी बात यहाँ पर और समझ लेते हैं
के उद्देश्य के रूप में। उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य के हमेशा दो पार्ट होते हैं, वाक्य हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। विधेय जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है? मोहन है। और विधेय क्या है? चलाएगा, कार चलाएगा। तो जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। अब यहाँ पर क्रिया कैसी है? चलाएगा, चलाना सकर्मक है, कार चला रहा है। अकर्मक भी हो सकती है, जैसे दूसरा वाक्य देखो, पिताजी सो रहे हैं। पिताजी सो रहे हैं। यहाँ पर सो रहे हैं क्रिया कैसी है? अकर्मक है। किसके अनुसार है? पिता के अनुसार है। किसके अनुसार है? पिता के अनुसार। पिताजी सो रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया दोनों प्रकार की होती हैं। कैसी? अकर्मक और सकर्मक। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। सीता पढ़ रही है, भाई आ रहा है, सभी क्रियाएं कैसी हैं? अकर्मक हैं। और वाक्य देखो, माली बाग में पौधे लगाएगा। माली, तीसरा वाक्य ये, बाग में पौधे लगाएगा। तो कौन लगाएगा? माली। क्रिया है लगाएगा, किसके अनुसार है? माली के अनुसार है। माली कौन है? उद्देश्य है। माली कौन है? उद्देश्य है। तो उद्देश्य के अनुसार अगर क्रिया है तो वाक्य हमारा कैसा है? कर्तृवाच्य का वाक्य है। हरजीत ग्रंथ पढ़ती है। तो क्रिया पढ़ती है किसके अनुसार? हरजीत के अनुसार है। तो हरजीत क्या है? एक स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी है? पढ़ती है। तो क्रिया भी स्त्रीलिंग लगी है। तो जहाँ पर जिस वाक्य में कर्ता वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान हो, अर्थात जहाँ क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। पहचान के लिए, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हो वहाँ कर्तृवाच्य वाक्य होता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। नंबर 2, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म ही प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्म ही प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्म ही प्रधान हो और कर्म ही वाक्य का उद्देश्य हो, और कर्म ही वाक्य का उद्देश्य हो, कर्म ही वाक्य का उद्देश्य हो, वह कर्मवाच्य कहलाता है। यह लिख लो, ऐसा वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य कहलाता है। नोट करके समझ, नोट कर लेते हैं पहचान के लिए। जहां क्रिया कर्म के अनुसार लगी हो, कर्म के अनुसार लगी हो, वहां कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य होता है। जहां पर क्रिया कर्म के अनुसार लगी हो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे
नर्तकी द्वारा गीत गाया गया। नर्तकी द्वारा गीत गाया गया। अब गाया गया क्रिया किसके अनुसार है? गीत के अनुसार है। गीत क्या हमारा? कर्म है। गीत क्या है? कर्म है। गाया गया क्या है? क्रिया है। गाया क्या है? क्रिया है। और नर्तकी कौन हो गई? उद्देश्य। नर्तकी कौन हो गई? उद्देश्य। उद्देश्य नर्तकी हो गई। तो यहाँ पर कहता क्या है कि जिस वाक्य में कर्म ही प्रधान हो और कर्म के अनुसार ही क्रिया लगी हो, कर्म में उद्देश्य हो, यानी तो उसी के अनुसार क्रिया भी लग जाती है। तो यहाँ पर जो क्रिया लगी है वो किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है कि गीत गाया गया। गीत पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। गीत एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। तो जहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया लगी हो ऐसे वाक्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। दूसरा वाक्य, माली द्वारा फूल चुने जाते हैं। नंबर 2, माली द्वारा फूल चुने जाते हैं। चुने जाते हैं। अब किसकी बात हो रही है? फूलों की। तो जिसकी बात कही जाती है वो क्या होता है? उद्देश्य। तो यहाँ उद्देश्य भी क्या है? फूल। उद्देश्य भी क्या है? फूल। और प्रधान कौन है? कर्म ही प्रधान है। क्यों? क्योंकि फूलों के अनुसार ही क्रिया लगी है। फूलों के अनुसार ही क्रिया लगी। फूल चुने जाते हैं। तो यहाँ मालिक अनुसार नहीं है क्रिया, बल्कि क्रिया है काय के कर्म के अनुसार क्रिया है। जब कर्म के अनुसार क्रिया होगी तो ये क्या हो गया? कर्म। और कर्म के अनुसार क्या है? क्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। मेरे द्वारा कहानी सुनाई जा रही है। तीसरा वाक्य देखो, मेरे द्वारा कहानी सुनाई जा रही है। कहानी सुनाई जा रही है। मेरे सर्वनाम पुल्लिंग है। क्रिया लगी स्त्रीलिंग की। क्यों? क्योंकि कहानी क्या है? कर्म है। तो कहानी के अनुसार क्या लगी है? क्रिया। कहानी स्त्रीलिंग है, शब्द है, तो क्रिया भी क्या लगी है? स्त्रीलिंग। तो जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया लगी हो वहां पर कर्मवाच्य होता है। कर्म के अनुसार जहाँ क्रिया लगी हो वहां पर कर्मवाच्य होता है। ये ध्यान रखने की बात है। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 है भाववाच्य। भाववाच्य वाक्य में जिस रूप में ये पता चले, वाक्य में जिस रूप से ये पता चले, वाक्य में जिस रूप से पता चले कि वाच्य का उद्देश्य चले कि वाच्य वाक्य है, वाक्य का उद्देश्य वाक्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म ना होकर, कर्ता या कर्म ना होकर भाव है। कर्ता या कर्म ना होकर भाव है, वहां भाववाच्य होता है। भाववाच्य होता है।
भाववाच्य होता है। इसमें एक लाइन लिख लो, इस प्रकार के वाक्यों में असमर्थता व्यक्त होती है। मतलब भाववाच्य के वाक्यों में नोट कर लिख लेते हैं, भाववाच्य के वाक्यों में असमर्थता प्रकट होती है। असमर्थता प्रकट होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, एक वाक्य हो गया। दूसरा देखो, चलो अब चलें। तीसरा वाक्य देखो, थोड़ी देर टहल लिया जाए, थोड़ी देर टहल लिया जाए। तो इस प्रकार वाक्यों में जहाँ पर असमर्थता व्यक्त हो तो वो वाक्य कैसे होते हैं, भाववाच्य के वाक्य होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।